हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक्सप्लेनेशन विद शिक्षा यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनात्मक दृष्टि पर। तो इस पर प्रश्न कुछ इस प्रकार बन सकते हैं, जैसे शुक्ल जी की जो है आलोचनात्मक दृष्टि की जो विशेषताएं रही है उन पर प्रकाश डालिए, और जो आलोचनात्मक जो दृष्टि रही है शुक्ल जी की उस पर प्रकाश डालें। ये दो अलग अलग प्रश्न हैं, आप चाहे तो इनका उत्तर कंबाइन करके लिख सकते हैं जैसे हमने बनाया है, या चाहे तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं जैसे आपको उचित लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग आप कुछ इस प्रकार दे सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन का जो है सामान्य परिचय। तो जो शुक्ल जी है हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ एक तो आलोचक माने जाते हैं, और वहीं इनका जो जन्म है 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिला बस्ती के जो है अगौना गांव में हुआ था। वहीं इनका जो स्वर्गवास है 1941 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इनके द्वारा यदि जो है जो इनके द्वारा आलोचनात्मक ग्रंथ जो रचे गए हैं उसमें रस मीमांसा है, जो कि इनका जो है सैद्धांतिक आलोचनात्मक पद्धति जो इन्होंने अपनाई है उसके अंतर्गत इसे जो है शामिल किया गया है। वहीं ब्रह्मगीत सार जो है गोस्वामी तुलसीदास सूरदास जायसी ग्रंथावली, इनका एक निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1 और 2, ठीक है ना, ये इनका जो है निबंध संग्रह है। और इसके अलावा यदि देखिए तो हिंदी साहित्य का इतिहास भी इनका जो एक महत्वपूर्ण जो है प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ जो है रहा है। रस मीमांसा को छोड़कर जो ये अन्य ग्रंथ मैंने यहाँ लिखे हैं, ये जो है इनके द्वारा जो व्यावहारिक आलोचनात्मक जो पद्धति अपनाई गई है साहित्य के प्रति, उसके अंतर्गत जो है ये ग्रंथ शामिल जो है की गई है। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं, आलोचना शब्द की उत्पत्ति व अभिप्राय। देखिए प्रश्न हमारा जो है शुक्ल की आलोचनात्मक दृष्टि पर है, यानी साहित्य के प्रति जो उनकी आलोचनात्मक दृष्टि रही है उस पर है। लेकिन जो है आलोचना आलोचना पर जो है साहित्यिक आलोचना पर शुक्ल जी के विचार जाने से पहले हमारा जो है आलोचना के विषय में भी जाना आवश्यक है। तो जो आलोचना जो शब्द है उस पर बात करते हैं। तो मूलतः जो आलोचना शब्द है वो लोच धातु, संस्कृत में यदि देखें तो लोच धातु में आ उपसर्ग, ठीक है, जो पहले लगता है, ठीक है ना, आ उपसर्ग तथा ल्यूट, यानी ल्यूट ये संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी में जो अनुवाद होता है वो अन्न होता है। अन्न प्रत्यय लगाने से जो है क्या बना है, आलोचना जो शब्द जो है बना है। वहीं इसमें स्त्रीलिंग का टाप प्रत्यय लगाने से, अब जो टाप है उसका जो हिंदी अनुवाद होगा वो होगा आ, तो आ प्रत्यय लगाने से कौन सा स्त्रीलिंग का जो है आलोचना शब्द जो है बन जाता है, जिसमें जो लोच जो धातु थी उसका जो अर्थ होता है देखना, ठीक है। तो इस प्रकार यदि देखें तो साहित्यिक दृष्टि से देखें, वैसे देखें तो जो आलोचना होती है वह किसी भी विषय पर आधारित हो सकती है, जैसे ऐतिहासिक हो गया, ठीक है ना, कई तरह के विषय है उसमें साहित्यिक विषय भी आ जाता है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो शुक्ल जी के जो है साहित्यिक जो विषय पर जो आलोचनात्मक दृष्टि रही है, आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण रहा है उस पर चर्चा करेंगे। और साहित्यिक जो है दृष्टि के अकॉर्डिंग जो है आलोचना क्या है, ये जो है जानने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो लिखा है कि इस प्रकार जो है साहित्यिक दृष्टि से देखें तो किसी रचना के सभी पक्षों, अब साहित्यिक रचना होगी जैसे उसके सभी पक्ष क्या होंगे, कला पक्ष हो गया जिसमें हम देखेंगे कि जैसे भाषा हो गया, ठीक है ना, कला पक्ष में जैसे अलंकार हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, ठीक है ना, गुण हो गया, सात गुण, ओज गुण, ये माधुर्य गुण, 3 गुण जो है ना साहित्य में। तो इनका जो है हम इसमें एनालिसिस करेंगे, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है ना। भाव पक्ष में जैसे जो है जो रचना है वो किस विषय पर आधारित है, ठीक है ना, जिस विषय पर आधारित है उसके संदर्भ में सही जानकारी दे रही है या नहीं दे रही है, ठीक है। और जो विषय जो लिया गया है, क्या जिस जो है युग में वो रचना रची गई है उस युग की जो विशेषताएँ रही है, युगीन विशेषताओं से क्या वो जो है जुड़ी हुई है या नहीं, इस चीज़ का इसमें जो है मूल्यांकन करते हैं। शैलीगत पक्ष, ठीक है ना, जैसे शैली, जो भाव जो व्यक्त किए गए हैं उसमें जो शैली जो है वो भावों के अनुकूल जो है प्रयोग में लाई गई है या नहीं, इस बात का भी जो इसमें मूल्यांकन करती है, ठीक है। तो दोबारा से आते हैं कि इस प्रकार जो है साहित्यिक दृष्टि से देखें तो किसी भी जो है रचना के सभी पक्षों जैसे कला पक्ष हो गया, भाव पक्ष, शैलीगत पक्ष आदि को जब मूल्यांकन की दृष्टि से देखकर जो है, ठीक है ना, मूल्यांकन की दृष्टि से देखना भी मैंने बताया कि मूल्यांकन कैसे कैसे करना है इनका, ठीक है ना, देखकर रचना में जो रचना लिखी जा रही है उस रचना में आवश्यकता अनुसार जो है क्या करना है, फिर संशोधन करना। सेकंड नंबर पे आएगा संशोधन। इसमें कहाँ गुण है, सॉरी कहाँ जो है अशुद्धियाँ हैं, कहाँ जो है कमी है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है ना, संशोधन में। और क्या इसमें शामिल करना है रचना में, ठीक है ना, क्या इस रचना से हटाना है, ये सब हम इसमें संशोधन करेंगे। तथा रचना के संदर्भ में अपना फिर लास्ट में, ठीक है ना, इन कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, अपना मत देंगे। और यही जो प्रक्रिया होगी पूरी, यही जो है आलोचना कहलाएगी, ठीक है, ठीक है। वहीं यदि हिंदी व्याकरण में देखें तो आलोचना के लिए अन्य जैसे जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ना उसके उसमें जो देखें तो समीक्षा शब्द हो गया, समालोचना जो शब्द हो गया, पर्याय शब्दों का भी इसमें जो है प्रयोग किया गया है हिंदी व्याकरण में। तो स्पष्ट हो गया साहित्यिक जो रचना है उसके अकॉर्डिंग जो है आलोचना क्या है, ये चीज़ स्पष्ट होगी कि उसके जितने भी पक्ष रहेंगे, ठीक है ना, उनका सबसे पहले मूल्यांकन करना है, ठीक है ना। उन पक्षों के अंदर जैसे भाव पक्ष में विषय का, कला पक्ष में भाषा जो जो भी होगा इसमें अलंकार रस इन सब का मूल्यांकन करना, शैली का मूल्यांकन करना, फिर दूसरे में संशोधन करना, तीसरे स्टेप में क्या है रचना के संदर्भ में अपने मत देना, ठीक है ना, ये चीज़ जो है आलोचना है। और देखिए तो आलोचना जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आलोचना के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कौन सी रचना जो है कितनी सार्थक है और कितनी निरर्थक है, कितनी प्रमाणिक है कितनी अप्रमाणिक है। जैसे जो पृथ्वी राजरासो का जो चंद्रवरदाई द्वारा जो रचना रची गई है, जब उसका मूल्यांकन किया गया तो पहले तो कुछ विद्वानों ने ये कहा कि वो जो है अप्रमाणिक है, वो प्रमाणिक है, वो अर्ध प्रमाणिक है। लेकिन जब उसका जो आलोचना हुई, विद्वानों ने जब उसकी आलोचना करी तो तभी पता चला कि वो कहीं न कहीं प्रमाणिक ग्रंथ है। ठीक है? तो ये चीज़ हमें आलोचना द्वारा पता चली है। यदि इसकी आलोचना नहीं होती तो हम भी जो है हमारे भी जो है इस रचना के प्रति जो है दो मत रहते हैं। तो इस प्रकार आलोचना की जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है साहित्य क्षेत्र में रहती है।
तो ये पता चल गया कि आलोचना क्यों की जाती है, ठीक है ना? तो इस प्रकार शुक्ल जी द्वारा भी आलोचना की गई है और प्रत्येक विषय का यदि देखें, जैसे साहित्यिक हो गया, ऐतिहासिक हो गया, कई तरह के विषय हैं, ठीक है ना? गणितज्ञ विषय हो गया और प्रत्येक जो विषय होता है उसकी जो आलोचना की जाती है वो अलग-अलग जो है पद्धतियों से की जाती है, ठीक है ना? अलग-अलग उसमें जो है रूल एंड रेगुलेशंस जो है फॉलो किए जाते हैं। तो वैसे ही जो है साहित्य के संदर्भ में जो शुक्ल जी द्वारा जो पद्धति अपनाई गई है, उस पर हम इसमें चर्चा करेंगे। तो हेडिंग दे सकते हैं आप नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति, ठीक है? तो इसमें आप डाल सकते हैं कंटेंट, जैसे हालाँकि हिंदी आलोचना का जो प्रारंभ है, कहाँ से होता है? भारतेंदु युग से हो जाता है। भारतेंदु युग का प्रारंभ हुआ है 1850 से, ठीक है? हो चुका है। लेकिन इसके जो स्वरूप को कैसे वैज्ञानिक बनाने का जो श्रेय है, वो जो है शुक्ल को जाता है, ठीक है ना? प्रगति दिलाने का जो श्रेय है, वो शुक्ल को जाता है। इसीलिए ये हिंदी के श्रेष्ठ जो आलोचक माने जाते हैं हिंदी साहित्य के, ठीक है? कहते हैं कि ये जो प्रथम ऐसे आलोचक हुए हैं, जिन्होंने क्या करा है कि भारतीय और दूसरा पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों का समन्वय किया है, ठीक है ना? समन्वय होता है 2 चीज़ों को मिलाना। समन्वय करने के साथ-साथ क्या-क्या है, प्राचीन और जो नवीन जो काव्य सिद्धांतों का भी इन्होंने समन्वय करके आलोचना संबंधी जो है अपने नवीन सिद्धांत जो है दिए हैं। अभी प्राचीन और नवीन जो है काव्य सिद्धांत कहाँ से आए? जैसे इससे पहले वक्रोक्ति सिद्धांत के संदर्भ में 6 प्रकार के सिद्धांत हैं हिंदी साहित्य में, ठीक है ना? तो जो पूर्व-पूर्व के जो विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा जो काव्य पर जो सिद्धांत दिए गए हैं, उन्हें प्राचीन सिद्धांत कहा गया और जो बाद में दिए गए उन्हें नवीन काव्य सिद्धांत कहा गया, ठीक है ना? तो इन दोनों का इन्होंने दिए तो ये काव्य के ही संदर्भ में है, तो इस प्रकार इन्होंने जो है दोनों काव्य सिद्धांतों का भी समन्वय किया, कॉम्बाइन किया दोनों को, ठीक है ना? करके फिर क्या किया उन्होंने? आलोचना के संदर्भ में अपने नवीन सिद्धांत दिए कि कैसे किसी रचना की आलोचना करनी चाहिए, ठीक है ना? इसके लिए इन्होंने अपने नवीन सिद्धांत दिए। प्रायः किसी साहित्यिक रचना की जो आलोचना करने के लिए, हाँ, बात है शुक्ल पर, कि साहित्यिक रचना की जो आलोचना करने के लिए जो है शुक्ल ने मुख्यतः 2 दृष्टियों को अपनाया या पद्धतियों को अपनाया, जैसे सैद्धांतिक आलोचनात्मक पद्धति और व्यावहारिक जो है आलोचनात्मक पद्धति। अब आते हैं सबसे पहले शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचनात्मक जो है पद्धति पर। तो इस तरह आप हेडिंग डाल सकें। तो आचार्य जो शुक्ल जी की बात करें, तो शुक्ल जी द्वारा जो है सैद्धांतिक आलोचना पद्धति के अंतर्गत अन्य विद्वानों द्वारा जो साहित्यिक रचनाओं के निर्माण संबंधी, सृजन संबंधी जो सिद्धांत दिए गए, किनके द्वारा? अन्य विद्वानों द्वारा जो सिद्धांत दिए गए, उनका इन्होंने क्या किया? विश्लेषण किया, ठीक है? और साहित्यिक रचनाओं के सृजन संबंधी जो है अपने नवीन सिद्धांत दिए। यानी सबसे पहले उन्होंने विश्लेषण कर लिया उन सिद्धांतों का, उसके बाद उन्होंने अपने नवीन सिद्धांत दिए, ठीक है ना? अर्थात इनके अनुसार किन-किन आधारों पर जो है किसी रचना की समीक्षा की जा सकती है, के संदर्भ में इन्होंने अपने नवीन सिद्धांत दिए, ठीक है? तो जिनमें कुछ हद तक इन्होंने नए नए जो है सिद्धांत तो दिए, लेकिन फिर भी इन पर जो है विद्वानों का प्रभाव रहा। क्योंकि पहले बताया गया है कि उन्होंने जो है सिर्फ समन्वय किया और जहाँ-जहाँ उन्हें लगा विश्लेषण करके वहाँ उन्होंने अपने सिद्धांत जोड़ दिए। तो वहाँ पे देखें तो 3 जो आलोचक रहे हैं, पाश्चात्य आलोचक, तो इनके जो सिद्धांत हैं 3 के, पाश्चात्यवाद और विधेयवाद का भी जो है इनकी आलोचनात्मक दृष्टि पर जो है प्रभाव जो है देखा जा सकता है। ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पाश्चात्यवाद और विधेयवाद के अकॉर्डिंग किसमें जो है किसी रचना का जो विश्लेषण जो है 3 आधारों पर किया जाता है। एक तो जाति हो गया और दूसरा वातावरण हो गया और तीसरा क्षण, क्षण यानी समय, समय के आधार पर भी जो है रचना का इन्होंने इसमें जो है आलोचना करी। ठीक है? इसमें जाति के आधार पर इट मीन्स जो तत्कालीन जो सामाजिक परिस्थितियाँ रही है, ठीक है ना? रचना जिस जो है काल में लिखी गई है, ठीक है ना? और कौन-से वातावरण में लिखी गई है, देश काल में लिखी गई है, इसके आधार पर भी जो है रचना का इसमें जो है आलोचना की जाती है, ठीक है ना? तो यही बात जो है शुक्ल जी ने करी है, यानी इस चीज़ को उन्होंने जो है फॉलो किया है शुक्ल जी ने। केन ने तो करा ही करा है, लेकिन इसके साथ शुक्ल जी ने भी जो है किया। और इसका जो सैद्धांतिक आलोचनात्मक पद्धति पर आधारित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है शुक्ल जी का, वो रसमीमांसा रहा है। तो सैद्धांतिक आलोचना में यही है कि आलोचना के संदर्भ में, साहित्यिक जो है रचना की आलोचना के संदर्भ में अन्य विद्वानों द्वारा या प्राचीन विद्वानों द्वारा, नवीन विद्वानों द्वारा जो सिद्धांत दिए हैं, ठीक है ना? सैद्धांतिक आलोचना नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो सिद्धांत दिए हैं, ठीक है ना? उनका उन्होंने विश्लेषण किया और फिर जो है अपने इन्होंने नवीन सिद्धांत देकर, ठीक है ना? जो है आलोचना जो है की, किसी भी रचना की जो है इन्होंने आलोचना जो है करी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं कि सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत शुक्ल जी द्वारा अपनाए गए नवीन सिद्धांतों में जो प्रथम सिद्धांत है, वो है रस एवं रसानुभूति के संदर्भ में नवीन मत। यानी शुक्ल जी द्वारा जो है सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत जो भी सिद्धांत जो इन्होंने नवीन दिए हैं, यानी प्राचीन हो गया चाहे नवीन जो काव्य सिद्धांत है उनका समन्वय किया उन्होंने, चाहे पाश्चात्य एवं भारतीय जो काव्य सिद्धांत दिए हैं विद्वानों ने, उनका उन्होंने समन्वय करके जो नवीन सिद्धांत दिए हैं सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत, उन पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो प्रथम सिद्धांत इन्होंने दिया है रस एवं रसानुभूति के संदर्भ में सिद्धांत। तो यही जो है विशेषताओं के अंतर्गत आएंगे ये हेडिंग। तो सैद्धांतिक आलोचना पद्धति के अंतर्गत जो है शुक्ल जी द्वारा जो अपनाए गए जो नवीन सिद्धांतों में क्या आता है, रस एवं रसानुभूति के संदर्भ में वे इस प्रकार मत देते हैं अपना कि रस जो है यानी ये बताती है कि रस और रसानुभूति, यानी ये सिद्धांत जो है जो प्राचीन चाहे नवीन जो विद्वान रहे हैं उनके द्वारा जो काव्य के संदर्भ में दिया है, तो उसमें वो ये विश्लेषण करते हुए जो है रस एवं रसानुभूति के सिद्धांत के संदर्भ में जो अपने मत जो है इस प्रकार देते हैं कि जो इनके अनुसार जो है रस जो है काव्य की क्या है, आत्मा होती है, यानी रस को उन्होंने काव्य की आत्मा माना। अतः इससे स्पष्ट होता है कि शुक्ल जो है रसवादी आचार्य थे। जैसे होता है ना कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो है अलंकारों का प्रयोग करने से जो है काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वैसे ही ये जो है शुक्ल जी रस के संदर्भ में कहते हैं कि जो है रस जो है काव्य की आत्मा होती है, यानी काव्य में यदि सौंदर्य आता है तो वो रस के कारण आता है, उसमें रस का होना आवश्यक है। ये रस के बारे में विचार देते हैं, क्योंकि रसवादी आचार्य होते हैं। तो इसके अलावा रस संबंधी
हाँ, भरत मुनि जो आचार्य हुए संस्कृत आचार्य से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक के जो विद्वानों द्वारा ये सभी जो है इसके अंतर्गत जो आएँगे वो संस्कृत आचार्य होंगे, के द्वारा रस संबंधी जो विचार दिए हैं या सिद्धांत दिए हैं का जो है शुक्ल जी ने अध्ययन किया है, वह मूल्यांकन करके जो है रस के संदर्भ में अपना जो नवीन मत देते हुए इसके अलावा ये लिखते हैं कि जिस प्रकार जो है आत्मा की जो है मुक्तावस्था ज्ञान दशा होती है, यानी ये जो पंक्तियाँ जो शुक्ल जी लिखते हैं, ये कहाँ लिखते हैं? चिंतामणि भाग 1 और 2 जो इनका निबंध संग्रह है, उसमें आता है एक, क्योंकि ये आलोचनात्मक ग्रंथ है मैंने पहले ही बताया, इसमें आता है एक निबंध कविता क्या है? उस निबंध में ये आपके एमए सेकंड सेमेस्टर में भी लगा हुआ है ये निबंध। तो इस निबंध में ये कहते हैं ये पंक्तियाँ कि जिस प्रकार रस के संदर्भ में कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की जो मुक्तावस्था होती है, ज्ञान दशा होती है। कहने का क्या अभिप्राय है कि जो कोई कवि जो है रचना करता है, तो उसकी आत्मा को तृप्ति कब मिलती है रचना से? जब वो उससे ज्ञान प्राप्त करता है। उसी प्रकार आत्मा को, ठीक है ना? उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा होती है। लेकिन इसके इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि हृदय की जो मुक्तावस्था है रस दशा, अर्थात हृदय को जो तृप्ति मिलती है, ठीक है ना? आनंद मिलता है, वो मिलता है जब वो कविता से जो है रस ग्रहण कर लेता है। आत्मा को तृप्ति मिलती है जब वो रचना से ज्ञान प्राप्त करता है, और हृदय को तृप्ति मिलती है जब वो रचना से रस प्राप्त करता है। ये जो है चीज़ उन्होंने रस के बारे में लिखी है। अतः इनके अनुसार क्या है कि कविता में जो है कविता का जो मूल्यांकन है इस दृष्टि से भी किया जाना चाहिए कि एक तो कविता ज्ञान देने वाली हो और दूसरा वह रस से युक्त हो। इस आधार पर कविता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, विश्लेषण किया जाना चाहिए, आलोचना की जानी चाहिए। इस दृष्टि से उसकी परख की जानी चाहिए कि क्या रचना में जो है जो रची गई है क्या उसमें उससे पाठक को ज्ञान जो है क्या वह ज्ञानवर्धक है, क्या वह जो है रस से युक्त है, ठीक है ना? जैसे 8 9 रस जो बताए गए हैं, ठीक है ना, काव्य के, क्या जो है उसमें वो जो रस आ पा रही है या नहीं? काव्य में एक रस तो होना ही होना चाहिए, ये इन्होंने बताया है शुक्ल जी ने। तो रस से युक्त इन्होंने रचना जो है होनी चाहिए, इस आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है कि शुक्ल जी के अनुसार किसी रचना की कृति किसी रचना की जो समीक्षा है वह रसानुभूति के आधार पर भी की जा सकती है या की जानी चाहिए। ये उन्होंने रस और रसानुभूति के बारे में बताया है, तो ये सिद्धांत है। यानी काव्य में वो या साहित्यिक रचना में वो रस को महत्वपूर्ण बताते हैं, ठीक है ना? रचना ऐसी होनी चाहिए कि जिससे रसानुभूति हो हर पाठक को हो, और जिसमें रस ही नहीं होगा उस जो है रचना को वो निरर्थक मानते हैं। सेकंड आलोचना उन्होंने रस के स्वरूप के आधार पर करी है। इस सिद्धांत के संदर्भ में वो क्या मत देते हैं कि शुक्ल जी जो है काव्य में रहस्यवाद का विरोध करते हैं, ठीक है? रहस्यवाद। अतः इनके अनुसार रस जो है अलौकिक रहस्यात्मक अनुभूतियों एवं अभिव्यक्ति की अपेक्षा लौकिक अनुभूतियों से हमारे हृदय में जो अनुभूति होती है, शुक्ल जी के अनुसार वास्तव में वही रस एवं रस का स्वरूप है। अब रहस्यवाद क्या होता है? रहस्यवाद में होता है जिसमें जो है कल्पना के द्वारा जो है परम सत्ता से यानी ईश्वर से जो है संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जो कि वास्तव में जो है संभव नहीं हो पाता है। यानी जैसे हम जो है कल्पना करें कि जो है हम ईश्वर से अत्यंत प्रेम करते हैं, ठीक है? और हमारी जो है ईश्वर से हमारा जो है विवाह हो रहा है, यानी कल्पना के द्वारा हम मन ही मन ये कल्पना कर रहे हैं अपने मन में। लेकिन क्या ये हकीकत में हो सकता है? नहीं, ठीक है ना? लेकिन कल्पना के द्वारा जो है कोई साहित्यकार जब रचना करता है और इस जो है जो संभव नहीं होता है, ठीक है ना? इसे यदि अपनी रचना में गढ़े तो वही चीज़ रहस्यपूर्ण कहलाती है, ठीक है ना? रहस्यात्मक अभिव्यक्ति कहलाती है। तो इसी चीज़ का जो है शुक्ल जी यहाँ पे विरोध करते हैं, ठीक है ना? ये बात कह रही है। और जैसे पीछे लिखा भी है कि अलौकिक रहस्यात्मक अनुभूतियों या अभिव्यक्तियों की अपेक्षा, यानी जो ये चीज़ जो अलौकिक जो रहस्यात्मक जो अनुभूति हुई है, यानी जो मैंने अनुभव किया कि मेरा ईश्वर से विवाह हो रहा है, प्रेम है, मिलन हो रहा है, ठीक है ना? ये जो अनुभूति है, मेरा जो ये अनुभव है, मेरी जो ये अभिव्यक्ति है, इसकी अपेक्षा जो है लौकिक अनुभूतियों से हमारे हृदय में जो अनुभूति होती है, यानी इसकी अपेक्षा करके शुक्ल जी ये बताते हैं कि इसकी यदि हम अपेक्षा करके यदि हम अपने काव्य में जो है लौकिक अनुभूतियों, ठीक है ना, लौकिक अनुभूति जैसे हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनकी यदि हम कल्पना करके जो है यानी जो वास्तविक दुनिया में है उस चीज़ पर हम यदि जो है अपने भावों की यदि अभिव्यक्ति करें तो हमारी जो रचना है वो रस से युक्त हो जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि जो जो संभव नहीं है, ठीक है ना, जो संभव नहीं है, हकीकत में जो संभव नहीं है, यदि हम उस उस पर जो है अपने भाव यदि कल्पना द्वारा अभिव्यक्त करते हैं तो वो जो रचना होगी वो जो है अत्यंत रसदायी नहीं होगी। लेकिन जब हम जो है हकीकत में जो चीज़ें हमारे आस-पास है, जब हम उन पर जो है भाव जो हम हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होती है, जब हम उनको अभिव्यक्त करेंगे अपने काव्य में, ठीक है ना? हमारे हृदय में जो उन जो है चीज़ों से जो अनुभूतियाँ जो उत्पन्न होएगी, ठीक है ना? उनको देख कर के जैसे भी, तो जब हम उनको अभिव्यक्त करेंगे, ठीक है ना? तो वही चीज़ जो है रस कहलाएगी। ये शुक्ल जी यहाँ पे कहना चाह रही है। अतः शुक्ल जी के अनुसार जो है किसी रचना की जो अधिकतर जो है लौकिक रसानुभूति के आधार पर जो है समीक्षा की जानी चाहिए रचना की। अधिकतर जो समीक्षा जो है यानी जो आलोचना जो है लौकिक रसानुभूति के आधार पर की जानी चाहिए, ठीक है ना? लौकिक कैसी होनी चाहिए रसानुभूति? लौकिक होनी चाहिए, अलौकिक नहीं होनी चाहिए। अलौकिक होता है ठीक है ना, ईश्वरीय, जिसका जो संबंध जो है इस लोक से नहीं है, वो अलौकिक। यानी जो काव्य में जो रस होगा उसका जो संबंध है वो लौकिकता से होना चाहिए, ठीक? ये बताते हैं शुक्ल जी कि रस का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। ये है इनके सैद्धांतिक जो आलोचना पद्धति के अंतर्गत जो उन्होंने सिद्धांत अपनाए हैं, वो सिद्धांत ये सारे हैं, ठीक है? नेक्स्ट है साधारणीकरण का सिद्धांत। इस पर क्या विचार करते हैं? शुक्ल जी के अनुसार श्रेष्ठ रचना एवं रचनाकार जो है वही है, जिसमें साधारणीकरण की क्षमता होती है। और साधारणीकरण क्या होता है?
कि यह वह अवस्था होती है जब कवि अपने निजी भावों को, यानी जो उसके पर्सनल जो फीलिंग्स होंगे, ठीक है ना? निजी भावों को जो है इस प्रकार अपनी रचना में व्यक्त करता है कि वे जो भाव है उसके निजी भाव होते हुए भी निजी ना रहकर प्रत्येक व्यक्ति विशेष के हो जाएँ, ठीक है ना? यही अवस्था जो है साधारणीकरण की कहलाती है। कहने का क्या अभिप्राय है कि कवि के जो अपने भाव हैं, यानी मान लो उसका जो है अपनी नायिका से जो है वियोग हो गया है, ठीक है ना? तो रुदन का जो भाव है, ठीक है ना? वो जो पीड़ा है वियोग में, उस चीज़ को वो अभिव्यक्त कर रहा है अपनी रचना में। लेकिन जब हम उसकी रचना को पढ़ रहे हैं, उसका वियोग, उसका जो रुदन है, उसकी जो पीड़ा है, जब हम उसको पढ़ रहे हैं, तो क्या है कि हम भी भाव विभोर हो रहे हैं। हम भी जो है रचना को पढ़ते-पढ़ते रो रहे हैं। तो यही चीज़ जो है साधारणीकरण की होती है। यदि उसकी रचना को पढ़कर हमें जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि उसकी जो रचना है साधारणीकरण करने में वो जो है अ, समर्थ जो है नहीं है। ठीक है ना? तो शुक्ल जी कहते हैं कि उसमें रचना में जो है साधारणीकरण की क्षमता होनी चाहिए। या अन्य लिख सकते हैं, अर्थात इनके अनुसार जब हम कवि द्वारा व्यक्त भावों के अनुरूप भाव विभोर हो जाते हैं, तो वही अवस्था साधारणीकरण की कहलाती है। जैसे कोई फ़िल्म चल रही होती है, तो उसमें जो है के साथ किसी बच्चे के साथ जो है अत्याचार किए जाते हैं। घर के सारे काम जो है उसी से कराए जाते हैं। उसकी काफ़ी जो है वो उसे खाना खाने को भी नहीं दिया जाता है, सारे काम बल्कि उसी से कराए जा रहे हैं। उसे मारा जाता है, पीटा जाता है यदि वो विरोध करता है। तो क्या होता है कि हम भी जो है उस बच्चे की तरह जो है जब हम फ़िल्म देखते हैं तो रो पड़ते हैं। यानी जो है उस जो लड़के की जो पीड़ा है, वो हमें भी महसूस हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यही तो है साधारणीकरण की प्रक्रिया, ठीक है ना? ये चीज़ साधारणीकरण के द्वारा होता है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि रचना में भी यही शक्ति होनी चाहिए कि वो पाठक को भी प्रभावित करे, ठीक है ना? इस आधार पर भी जो है शुक्ल के अनुसार जो है किसी रचना की समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या जो है इस रचना में साधारणीकरण करने की क्षमता है या नहीं, ठीक? ये बात यहाँ पे शुक्ल जी स्पष्ट करते हैं। यानी जो लेखक होगा, उसकी जो रचना है, यदि वो आनंद वर्धक है, ठीक है ना? तो हमें भी आनंद महसूस होता है। यदि वो रुदन से भरी है, तो हमें भी वैसी ही पीड़ा महसूस होती है। लेकिन यदि हमें जो उसकी रचना से पढ़कर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उस रचना की सार्थकता ही क्या रह गई, ठीक है ना? तो यही चीज़ शुक्ल जी कह रहे हैं कि उसमें साधारणीकरण का भी जो है गुण होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं आनंद की अवस्थाएँ। अब देखिए आनंद की भी अवस्थाएँ बताई है इन्होंने। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल जी के अनुसार साहित्यिक कृति ठीक है ना? तो शुक्ल जी के अनुसार जो है साहित्य कृति को, कोई भी रचना होगी, उसको जो है सिद्धावस्था और साधनावस्था को मुख्य रखकर रचा जाना चाहिए। यानी स्पष्ट हो रहा है कि आनंद की जो है शुक्ल ने 2 अवस्था बताई हैं, एक सिद्धावस्था और दूसरा साधनावस्था। इनके अनुसार जो है साधनावस्था के अंतर्गत क्या होता है कि काव्य कैसा होना चाहिए, रचना कैसी होनी चाहिए? काव्य लोक कल्याण के उद्देश्य से रचा जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें हर रचनाकार, ये शुक्ल जी यहाँ पे बताते हैं। नेक्स्ट, जैसे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को शुक्ल जी जो है साधनावस्था के अंतर्गत स्थान देते हैं। यानी रचना कैसी होनी चाहिए शुक्ल जी के अनुसार साधनावस्था के अंतर्गत कि वो जो है अधिक से अधिक जन कल्याण करने के उद्देश्य से भी रची जानी चाहिए। और दूसरा है इनके अनुसार साधनावस्था के अंतर्गत, ठीक है ना? तो इनके अनुसार जो है साधनावस्था जो पर आधारित जो काव्य होता है उसमें क्या होता है, करुण भाव की जो उसमें प्रधानता होती है। जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो इसमें भी करुण भाव की जो है, रस की जो है प्रधानता है, ठीक है ना? माता सीता जी का जो हरण होता है, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी का जो जब वो अयोध्या से जाते हैं वनवास के लिए, तब भी करुण भाव की वहाँ पे ठीक है ना, भाव प्रधान दिखाई देता है। तो ये जो है शुक्ल जी साधनावस्था का बताते हैं। ठीक है ना? क्या होना चाहिए कि एक तो जन कल्याण के उद्देश्य से रचना होनी चाहिए, रची जानी चाहिए, दूसरा करुण भाव की उसमें प्रधानता होनी ही होनी चाहिए। वहीं इनके अनुसार जो है सिद्धावस्था जो आधारित जो रचना होगी, उसमें जो है प्रेम भाव की प्रधानता होनी चाहिए। अतः ऐसा काव्य लोक कल्याण को आनंदित करने के उद्देश्य से रचा जाना चाहिए। अब प्रेम भाव की प्रधानता होगी तो ज़ाहिर-सी है जनमानस को जो आनंदित तो वो काव्य करेगा ही करेगा। तो ये यहाँ पे शुक्ल जी कह रहे हैं कि आनंद जो है व्यक्ति को कैसे मिलेगा? एक तो रचना जन कल्याण के उद्देश्य से रची जानी चाहिए और दूसरा जो है प्रेम भाव की उसमें प्रधानता होनी चाहिए। तो आनंद की 2 अवस्थाएँ जो है शुक्ल ने बताई हैं। तो इन 2 अवस्थाओं का होना भी उन्होंने काव्य में आवश्यक बताया, शुक्ल जी ने। जिसमें जिस रचना में इसका अभाव पाया जाएगा तो समझिए कि वहाँ पे जो है दोष है, ठीक है ना? लोकमंगल की भावना का सिद्धांत इसके बारे में क्या बताते हैं शुक्ल के? इस समीक्षा सिद्धांत के अंतर्गत शुक्ल जी के अनुसार काव्य का जो सृजन है, वो लोकमंगल हेडिंग से स्पष्ट हो रहा है, लोकमंगल एवं कल्याण के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, ठीक है ना? शुक्ल जी ये भी बताते हैं। अब आप देखिए तो रचनाएँ जो रची जाती है, इसी उद्देश्य से रची जाती है, ठीक है ना? जैसे रामचरितमानस हो गया, ठीक है ना? कहीं न कहीं लोक कल्याण को ठीक है ना? जनमानस को जो है लोक कल्याण करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है ना? लेकिन मेन बात ये है कि यहाँ भी जो है ध्यातव्य है, यानी ध्यान देने योग्य बात है कि इनके अनुसार जो है काव्य ना ही तो पूरी तरह से लोक मनोरंजन के उद्देश्य से सृजित किया जाना चाहिए और ना ही पूर्णतः शास्त्रीय उपदेशों से भरपूर होकर पूर्णतः जन कल्याण के लिए सृजित किया जाना चाहिए। अब लोक मंगल की भावना के सिद्धांत के अंतर्गत शुक्ल क्या बताते हैं कि काव्य कैसा होना चाहिए? लोक कल्याण के लिए तो रचा जाना चाहिए, लेकिन अति नहीं होनी चाहिए, इस भाव की अति नहीं होनी चाहिए। जैसे जो है, जो भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आया, उसमें जो है सभी जो साहित्यकारों द्वारा जो रचना रची गई, वो शास्त्रीय उपदेशों से भरपूर थी। क्यों थी? ताकि उपदेश देकर, ठीक है ना?
जन कल्याण का, एकता का, ठीक है ना? ये सभी उपदेश देकर जो है वो अधिक से अधिक जन कल्याण कर सके। इसमें जो है क्या आ गई थी, काव्य में जो है नीरसता आ गई थी, ठीक है ना? जो व्यक्तिगत भाव थे वो तो इसमें अभिव्यक्त हो ही नहीं पा रहे थे। तो इस कारण जो है छायावादी साहित्यकारों ने इसका जो है क्या विरोध किया था। तो यही बात शुक्ल जी कहते हैं कि अति नहीं होनी चाहिए शास्त्रीय उपदेशों की। और दूसरा जो है लोक मनोरंजन के लिए तो काव्य रचा जाना चाहिए, लेकिन इस बात की भी जो है अति नहीं होनी चाहिए, यानी अथाह मात्रा में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए। तो ये इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग अपना जो है नवीन विचार प्रकट करते हैं शुक्ल जी। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं, सौंदर्य एवं कल्पना का सिद्धांत। इसमें क्या कहते हैं कि काव्य का कैसा सौंदर्य होना चाहिए, उसमें कल्पनात्मक अभिव्यक्ति भी होती है, ठीक है? इसके बारे में क्या कहते हैं कि शुक्ल जी के अनुसार इसके अंतर्गत शुक्ल जी ये स्वीकार करते हैं कि काव्य केवल, हाँ, सौंदर्य के बारे में कह रहे हैं कि काव्य केवल देखने व सुनने में ही सुंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें रचनाकार द्वारा जो विचार व्यक्त किए जाते हैं वो भी उदात्त होने चाहिए, ठीक है ना? महान होने चाहिए, उदात्त का मतलब महान, ठीक है ना? एवं सुंदर जो है व्यक्त किए जाने चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे लड़की होगी या लड़का हो गया, ठीक है ना? क्या होता है, बातें भी अच्छी-अच्छी कर लेती है, देखने सुनने में भी अच्छी-अच्छी है, लेकिन यदि उसमें जो ठीक है ना, गुण है, जो उसकी जो थॉट्स है, विचार है, यदि वे ही जो है अच्छे नहीं है, तो उसकी सुंदरता का क्या है फिर? ठीक है ना? उसका भी कोई फिर इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है ना? तो मेन बात हमारी जो है विचारों की होती है कि हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारी में एबिलिटी सॉरी गुण अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना? तो ये बात शुक्ल जी यहाँ पे कह रहे हैं कि काव्य भी बिल्कुल ऐसा ही है कि उसमें जो है उदात्त विचार होने चाहिए, तभी तो हमें उससे ज्ञान मिलेगा, आनंद मिलेगा। वहीं शुक्ल जी कल्पना के बारे में क्या कहते हैं कि कल्पना को भी काव्य सृजन का आवश्यक तत्व मानते हैं। अब देखा जाए तो जितने रचनाकार रहे उन्होंने जो भाव व्यक्त किए उसमें कल्पना का जो है उसमें, ठीक है ना, कल्पना तत्व को भी उसमें शामिल किया ही किया है, लगभग जितने भी साहित्यकार हुए। जैसे जयशंकर प्रसाद जी है, उन्होंने जो स्कंदगुप्त जो नाटक लिखे, चंद्रगुप्त ऐसे-ऐसे करके, समुद्रगुप्त ऐसे-ऐसे करके उन्होंने नाटक लिखे। तो जो राजा लोग रहे हैं, उनके बारे में कुछ जो वास्तविक जो डेटा है, वो भी उन्होंने अपनी रचना में शामिल किया है और कुछ उसमें जो है कल्पना तत्वों को भी शामिल किया है, ठीक है ना? ताकि जो है पाठक जो है आनंद भी महसूस करे, उसे ज्ञान की भी प्राप्ति हो, उसे रस रसा की भी प्राप्ति हो। तो इसके लिए ये चीज़ करी है। तो सॉरी, कल्पना के बारे में कहते हैं कि कल्पना को भी काव्य सृजन का आवश्यक ये तत्व मानते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि यह जो है काव्य सृजन का एक साधन मात्र होनी चाहिए। साध्य यानी साध्य का मतलब होता है उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि भई कल्पना ठीक है ना, कल्पना के लिए हम जो है काव्य रच रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? मेन उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि हमारी रचना से जो है पाठक को आनंद प्राप्त हो सके, ठीक है ना? उसमें कुछ जो है महत्वपूर्ण जो उसमें परिवर्तन हो सके, रस दशा की उसकी प्राप्ति हो सके, ठीक है ना? ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कल्पना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? कल्पना एक मात्र साधन होनी चाहिए, ठीक है ना? इस प्रकार कहते हैं कि जो कि 2 तरह की होनी चाहिए, कल्पना 2 तरह की होनी चाहिए, कैसे? विधायक कल्पना, जो कि इसमें होती है, कवि में होती है, और ग्राहक कल्पना, ये पाठक में होती है, ठीक है ना? तो कल्पना और सौंदर्य के संदर्भ में ये बताते हैं शुक्ल जी। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं, प्रकृति चित्रण संबंधी समीक्षा सिद्धांत। तो शुक्ल जी जो है रचना में, कोई भी साहित्यकार जिस रचना का सृजन कर रहा है, उस रचना में जो है प्रकृति के स्वतंत्र रूप में वर्णन या चित्रण करने, अर्थात स्वतंत्र रूप में प्रकृति का चित्रण करने का मतलब हुआ कि आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण करना, ठीक है ना? तो आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण करने के ये पक्षधर रहे हैं, ठीक है ना? प्रकृति चित्रण भी आपको प्रत्येक साहित्यकार की रचना में देखने को मिलता है, ठीक है ना? ताकि क्यों किया जाता है? ताकि पाठक जो है प्रकृति से भी जुड़ा रहे, ठीक है ना? तो कैसा होना चाहिए? आलंबन रूप में होना चाहिए। ये शुक्ल जी इसके बारे में बताते हैं। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इनके अनुसार प्रकृति के केवल उद्दीपन रूप में चित्रण करना या अलंकार रूप में चित्रण करना एक कोरा चमत्कार या तमाशा है। यानी उद्दीपन रूप में मात्र केवल उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण करना, ये क्या होगा? ये एक चमत्कार होगा, ये तमाशा लगेगा, यानी ये हकीकत नहीं लगेगी, ठीक है ना? जैसे होता है ना, लड़कियाँ मेकअप करती है तो जो उनकी जो वास्तविक जो चेहरा होता है वो छिप जाता है, ठीक है ना, उस मेकअप से। तो वैसे ही जो वास्तविक होती है, ठीक है ना, वो चीज़ जो है वास्तविक नहीं लगती है। तो वही कहते हैं कि यदि उद्दीपन रूप में चित्रण करेंगे प्रकृति का मात्र, ठीक है ना, आलंबन रूप में बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल उद्दीपन में करेंगे, तो ये मात्र तमाशा हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए इस चीज़ का वे विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए इस रूप का, लेकिन अति नहीं होनी चाहिए इस रूप की, या मात्र इसी में ही प्रकृति चित्रण नहीं होना चाहिए। अतः इस आधार पर भी प्रकृति चित्रण संबंधी जो उन्होंने विचार दिया है, इस आधार पर भी जो है रचना की समीक्षा जो है की जानी चाहिए। रीति संबंधी विचार। तो शुक्ल जी ने रीति संबंधी जो विचार दिए वे उन्होंने ध्वनिवादी जो आचार्य रहे आनंदवर्धन जी, और पाश्चात्य जो विद्वान रहे कौन, वाल्टर पेटर जो विद्वान रहे के द्वारा जो विचार दिए गए, उन विचारों का उन्होंने जो है समन्वय करके जो है रीति के संदर्भ में अपनी नवीन जो सिद्धांत जो है दिए हैं, जिसमें रीति यानी स्टाइल, ठीक है ना, रीति यानी स्टाइल। तो जिसमें जो आनंद वर्धन जी जो है बुद्धि तत्व, और जो पेटर है वो आत्म तत्व पर जो है अपने विचार जो है देते हैं रीति के संदर्भ में। तो शुक्ल जी के अनुसार जो रीति है, भले ही, यानी इन्होंने दोनों चीज़ों का क्या क्या समन्वय किया, तो कहते हैं कि भले ही जो है काव्य लेखन का जो एक तरीका है, रीति भले ही जो है काव्य लेखन का एक तरीका है, लेकिन इसमें बुद्धि तत्व के साथ साथ आत्मा तत्व दोनों से जो है हमारी हृदय में और मन मस्तिष्क में जो भाव विचार उत्पन्न होते हैं का प्रयोग करके ही काव्य का सृजन जो है किया जाना चाहिए। कहने का क्या अभिप्राय है कि जैसे बुद्धि तत्व यानी बुद्धि द्वारा जो हमारी जो बुद्धि है, यदि हम बुद्धि से ही काम करेंगे तभी नहीं चलेगा, ठीक है ना? और दूसरा है आत्मा, जब हम आत्मा मन की सुनेंगे, आत्मा की सुनेंगे और बुद्धि को, दोनों चीज़ों को कंबाइन करके जो है किसी पर जो है विचार भाव जब हम व्यक्त करेंगे, तो तभी जो हमारा काव्य जो है वो रस से युक्त होगा,
ठीक है ना? तो यही बात शुक्ल जी कह रहे हैं कि दोनों का जो कंबाइन करके किसी जो है वस्तु पर, विषय पर हमें जो है विचार करना चाहिए और उस विचार की जो है फिर जाके काव्य में अभिव्यक्ति करनी चाहिए। ये चीज़ शुक्ल जी रीति के संदर्भ में कहते हैं। तो ऐसा जो है रचना में होना चाहिए, ठीक है ना? कि बुद्धि तत्व और आत्मा तत्व दोनों का उसमें कंबाइन रूप देखने को मिलना चाहिए। अन्यथा यदि इसमें जो है एक तत्व का भी यदि अभाव होगा तो वो रचना दोषपूर्ण होगी, ये शुक्ल जी कहते हैं। तो इस आधार पर भी जो है रचना की समीक्षा होनी चाहिए कि उसमें आत्मा तत्व के साथ-साथ बुद्धि तत्व के आधार पर जो है विचारों की अभिव्यक्ति की गई हो। नेक्स्ट है वक्रोक्ति संबंधी अवधारणा या विचार। इस पर क्या कहते हैं कि शुक्ल जी भले ही जो है चिंतामणि भाग 1 इनका निबंध संग्रह और आलोचनात्मक ग्रंथ रहा है, यानी इनके जो निबंध है वो सारी इसी में है। मैं जो है काव्य में वक्रोक्ति का जब मैंने वक्रोक्ति सिद्धांत जो पर चर्चा की थी, तो उसमें मैंने वक्रोक्ति का अर्थ चमत्कार से जो है लेने को कहा था। तो यानी यहाँ पे भी वही है कि वक्रोक्ति यानी चमत्कार को जो है आवश्यक मानते हैं। क्या है? इस ग्रंथ में वो क्या कहते हैं, स्पष्ट कर देते हैं कि काव्य में जो है चमत्कार का होना वे आवश्यक मानते हैं, वक्रोक्ति का होना आवश्यक मानते हैं। ये कहते हैं वक्रोक्ति के बारे में। जो काव्य में कैसे आता है? जो शब्दों, वर्ण विन्यास आदि की क्रीड़ा से काव्य में आती है। जब वक्रोक्ति सिद्धांत पर जब वक्रोक्ति के भेद पढ़े थे, तो उसमें जो वर्ण के आधार पर, ठीक है ना, जब शब्दों की अदला-बदली की गई, बार-बार एक ही वर्ण आ रहा था, तो ये चीज़ जो हो रही थी ना, बार-बार आना, ये इस चीज़ को क्रीड़ा कहा गया है यहाँ पे, ठीक है ना, इनके साथ खेलना। तो इसके कारण जो है ये वक्रोक्ति जो है काव्य में आती है, चमत्कार काव्य में आता है। तो वक्रोक्ति के बारे में कहते हैं कि वक्रोक्ति का होना आवश्यक ही काव्य में मानते हैं। जिसमें चमत्कार ही नहीं हो, जिस काव्य में, जिस रचना में, तो वो भी दोषपूर्ण हो जाएगा। तो इस आधार पर रचना की समीक्षा ये करना आवश्यक मानते हैं। लेकिन इस समीक्षा सिद्धांत के अंतर्गत शुक्ल जी यह भी स्वीकार करते हैं कि काव्य में अथाह वैचित्र्य या चमत्कार भी नहीं होना चाहिए, यानी चमत्कार की भी अति नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तब क्या होगा कि यदि अथाह मात्रा में कोई चीज़ होगी ना काव्य में, तो वो जो है वास्तविक नहीं लगेगी, वो मात्र कल्पनापूर्ण ही लगेगी, ठीक है ना? जब ये पहले बताते हैं कि कल्पना की भी अति नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, ये बताते हैं शुक्ल जी। क्योंकि इनके अनुसार अथाह जो वैचित्र्य है के कारण जो है कहीं ऐसा ना हो कि कवि जिस मूल उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहता है अपनी रचना के द्वारा वह व्यक्त ही ना कर पाए। तो इसीलिए इस चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। वक्रोक्ति के बारे में ये विचार देते हैं शुक्ल जी, ठीक है ना? वक्रोक्ति सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि कैसे-कैसे काव्य में चमत्कार लाया जाए, ठीक है ना? और कैसे-कैसे चमत्कार आता है, ठीक है ना? जैसे वर्ण, एक ही वर्ण का बार-बार आना, कहीं जो है बार-बार एक ही वर्ण जो है, ठीक है ना? एक ही पंक्ति में आना, ये वो, ठीक है ना? हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अति नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? चमत्कार तो काव्य में होना चाहिए लेकिन अति नहीं होनी चाहिए। ये वक्रोक्ति के बारे में विचार दिया है शुक्ल जी ने। और दूसरा, इन्होंने जो है साहित्यिक जो रचना की जो आलोचना करने के लिए उन्होंने व्यावहारिक आलोचनात्मक पद्धति अपनाई है, ठीक है ना? कौन-सा मेथड अपनाया है? पद्धति यानी मेथड, ठीक है ना? व्यावहारिक आलोचनात्मक मेथड अपनाया है। कैसे? तो आचार्य शुक्ल जी द्वारा जो है सैद्धांतिक आलोचना पद्धति के अंतर्गत, अभी हमने पीछे पढ़ ली सारी, तो इससे पूर्व जो भी हमने पढ़ा वो सैद्धांतिक आलोचना थी। पद्धति के अंतर्गत काव्य सृजन एवं काव्य सृजन संबंधी जो समीक्षा सिद्धांत दिए, यानी जो हमने पढ़े अभी, तो उन्हीं जो है नवीन समीक्षा सिद्धांतों को, यानी जो उन्होंने विचार दिए, ये इनके नवीन विचार हैं। नवीन सिद्धांतों को इन्होंने व्यावहारिक आलोचना पद्धति के अंतर्गत, ठीक है ना? व्यावहारिक आलोचना पद्धति के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? जहाँ एक ओर इनके आधार पर, यानी इन सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने जो एक ओर तो अपनी रचनाओं की जो है समीक्षा करी, और वहीं, ठीक है ना, अपनी रचनाओं की समीक्षा करना भी आवश्यक है। वहीं जो है अन्य साहित्यकारों की रचनाओं की भी आलोचना कर इनका जो है विश्लेषण करके अपने नवीन जो है विचार इन रचनाओं पर रखे। तो व्यावहारिक आलोचना में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो उन्हें व्यवहार में किसी चीज़ को मतलब व्यवहार में लाना, यही बात है। तो व्यावहारिक आलोचना में इन्होंने जो सैद्धांतिक आलोचना पद्धति के अंतर्गत जो सिद्धांत दिए हैं, उन्हीं सिद्धांतों को अब इन्होंने क्या करा, व्यवहार में अपनाया, ठीक है ना? व्यवहार में अपनाया तो पहले तो उन्होंने इन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग जो नवीन सिद्धांत इन्होंने दिए, अपनी रचनाओं की समीक्षा करी ताकि कोई अन्य साहित्यकार जो उनकी आलोचना न कर पाए, उनमें कोई दोष ना निकाल पाए। और दूसरा, उन्होंने जो अन्य साहित्यकारों की जो है आलोचना करी। आलोचना करके फिर विश्लेषण किया और विश्लेषण करके फिर इन पर अपने विचार रखे। व्यवहारिक आलोचना के अंतर्गत जैसे इनके ग्रंथ गोस्वामी तुलसी जी पर जो उन्होंने जो आलोचना करी, तो वो इस नाम से करी, इस नाम से वो ग्रंथ सामने आया। और जायसी ग्रंथावली जो रचना है, उस पर उन्होंने समीक्षा करी, तो इस आधार पर इस नाम के पर जो उनका ये आलोचनात्मक ग्रंथ आ गया, भ्रमरगीत सार, ठीक है ना? भ्रमरगीत जो रचना रची गई है, तो भ्रमरगीत सार भी इनका आलोचनात्मक जो ग्रंथ बन गया, ठीक है ना? हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी इनका जो है हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास पर उन्होंने जो आलोचना करी, तो उस ग्रंथ को उन्होंने नाम दिया हिंदी साहित्य का इतिहास। ये भी इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। इनके जो है प्रमुख व्यावहारिक आलोचनात्मक पद्धति पर आधारित जो है ग्रंथ रहे हैं। निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हैं कि शुक्ल जी हिंदी आलोचना के क्षेत्र में वैसा ही क्रांतिकारी परिवर्तन जो है शुक्ल जी ने किया है, जैसा प्रेमचंद जी ने कहानी एवं उपन्यास जगत में किया था। कहा भी जाता है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी, तो इसीलिए कहा जाता है। तो इन्होंने न केवल सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना पद्धति का समन्वय किया, अपितु संस्कृत व अंग्रेजी में पाश्चात्य के विद्वान आएंगे, अंग्रेजी के समीक्षा प्रतिमानों का समन्वय कर अपने काव्य के संदर्भ में नवीन सिद्धांत दिए। अतः यही कारण है कि शुक्ल जी आज भी आलोचना के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र के आधार